कैसे एक जूते सिलने वाले के लड़के ने बाटा जैसी इनॉर्मस कंपनी को जन्म दिया। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस बाटा की, जिनकी कंपनी बाटा की सक्सेस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। बाटा एक ऐसी कंपनी है जिसको हम बचपन से ही जानते हैं, जब से हम स्कूल जाया करते थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1876 के ज़्लिन में। तो ज़्लिन में और फैमिलीज की तरह बाटा फैमिली भी शू मेकिंग का काम करती थी अपने घर को चलाने के लिए। थॉमस बाटा ने बचपन से ही अपने फादर को हाथ से शू मेकिंग करते हुए देखा था। उनकी लाइफ सिंपल तो थी पर इजी नहीं थी। 18 साल की उम्र में ही थॉमस बाटा ने डिसाइड करा कि वो इस गेम को चेंज करेंगे। वो अपने एंसेस्टर्स की तरह एक एक शूज को हाथ से नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने भाई एंटोनिन और अपनी बहन एना के साथ 1894 में बाटा शू कंपनी को लॉन्च करा। शुरुआत में ही उनके सामने एक मैसिव प्रॉब्लम खड़ी थी। वो अपनी बड़ी शुरुआत करने से पहले ही ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। थॉमस ने ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दाव लगाया, जो कि शूज लेदर से बनाने का एक ट्रेडिशनल मेथड था, उसे बदल के शूज को कैनवास से बनाया। उनका मानना था कि ये शूज ज्यादा चीपर और मोर प्रैक्टिकल हैं, और यहीं बटोव का शूज का जन्म हुआ। कस्टमर्स की नीड को समझना ये थॉमस का पहला स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू था। ज्यादातर वर्कर्स लेदर के शूज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बटोव का शूज ने फुटवेयर को अफोर्डेबल बनाया। नया प्रोडक्ट बनाना जीनियसनेस नहीं थी, जीनियसनेस इस चीज में थी कि इसकी प्राइसिंग मासेस के लिए रखी गई थी। थॉमस समझ चुके थे कि वॉल्यूम मार्जिन्स को बीट कर सकती है। वो हर सेल से छोटा ही प्रॉफिट बनाते थे, लेकिन बहुत सारी सेल करते थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था। थॉमस का ये मास प्रोडक्शन का आइडिया अटलांटिक के अक्रॉस हेनरी फोर्ड से इंस्पायर्ड था। वो जान चुके थे कि मास प्रोडक्शन इज द की। थॉमस शू मेकिंग के अंदर असेंबली लाइन को ले आए थे, जिससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ चुकी थी। उन्होंने सबके लिए छोटे छोटे टास्क डिवाइड कर दिए थे। अब बाटा अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से सबसे तेज और सबसे चीप जूते बना सकता था, और इसकी वजह से बाटा अपने प्रॉमिस को निभा पा रहा था, अफोर्डेबल शूज फॉर एवरीवन। ये सिर्फ मास प्रोडक्शन की बात नहीं है। थॉमस को पता था कि अपने वर्कर्स को स्पेशल और वैल्यूड फील कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए थॉमस ने प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रैटेजी का यूज करा, जिसमें बाटा के प्रॉफिट का एक पोर्शन उनके एम्प्लॉयज के साथ शेयर करा जाता था। इस वजह से हर वर्कर चाहता था कि हमारी कंपनी सक्सेसफुल बने। वर्कर्स की फैमिली के लिए हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी चीजें सब बाटा प्रोवाइड कर रहा था। वो जानते थे कि हेल्दी और हैप्पी वर्कफोर्स प्रोडक्टिव होती है। थॉमस ने एक असली कम्युनिटी बिल्ड कर ली थी। उन्हें ऐसा फील होता था कि वो बाटा के फैमिली मेंबर हैं। तो जैसे जैसे बाटा ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे बाटा का कंपटीशन भी ग्रो कर रहा था। जो ट्रेडिशनल शू मेकर्स थे वो बाटा की फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन से अपसेट थे। बाटा कंपनी को लोकल एसोसिएशन से बैकलैश मिलने लगा, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स जैसी चीजें होने लगी। पर थॉमस झुकने वालों में से नहीं थे। वो चाहते थे कि कंपनी और पब्लिक के बीच में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोल दिया। मतलब अब पब्लिक में से कोई भी उनकी फैक्ट्रीज में आके और उनके प्रोडक्शन को देख सकता था, और वो ये भी देख सकता था कि जो बाटा के अंदर वर्कर्स काम करते हैं उन्हें कितना फेयरली ट्रीट करा जा रहा है, और जो उनकी पूरी प्रोडक्शन है वो पूरी एथिकल है। ये जो ओपन डोर पॉलिसी थी उसने पूरी नदी का बहाव ही बदल दिया। लोग बाटा पर ट्रस्ट करने लगे, सिर्फ उनके अफोर्डेबल शूज की वजह से नहीं, जो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स का ट्रीटमेंट था उसकी वजह से भी। पर फिर आता है ग्रेट डिप्रेशन, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी की पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। जो सारे गुड्स की डिमांड थी वो पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। एक के बाद एक सारे बिजनेसेस शट डाउन होने लगे। बाटा ने ऐसे क्राइसिस को फेस करा जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं करा था। पर यही वो मोमेंट था जहां पर थॉमस ने अपनी ट्रू ब्रिलियंस दिखाई। उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड मूव चला। सारे बाटा के शूज अब हाफ प्राइस में मिलेंगे। जहां पर बाकी कंपनीज अपने शूज के प्राइसेस हाई कर रही थी, पर बाटा ने ऑपोजिट रास्ता चुना। लोअर प्राइस का मतलब है कि लोग डिप्रेशन के बावजूद भी शूज अफोर्ड कर पाएंगे, और बाटा का ये दाव भी काम कर गया। बाटा अपनी फैक्ट्रीज को रन करता गया और अपने वर्कर्स की जॉब को भी मेंटेन करता गया, जहां पर ज्यादातर कंपनीज फेल हो रही थी। बाटा की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, मुश्किल समय में आप लोगों के साथ रहो, लोग आपके साथ रहेंगे। पर जैसे ही चीजें स्टेबलाइज होना स्टार्ट हुई,
वैसे ही एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट बाटा कंपनी को फेस करना पड़ा। 1932 में टॉमस बाटा जब ओवरसीज जा रहे थे अपनी न्यू फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन के काम से, तब उनका प्लेन क्रैश होता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वो विजनरी जिसने बाटा को बिल्ड करा था वो अब जा चुका था। फिर टॉमस के हाफ ब्रदर जैन एंटोनिन बाटा लीडरशिप में आते हैं। वो तैयार थे बाटा को उस लेवल पर ले जाने के लिए जहां पर टॉमस ने इमेजिन भी नहीं करा था। जैन एंटोनिन ने मैसिव स्केल पर बाटा को इंटरनेशनली एक्सपैंड करा। वो समझ चुके थे कि अगर आपको सच में ग्लोबल ब्रांड बनना है तो दुनिया की हर मेजर मार्केट में आपका प्रेजेंस होना जरूरी है। उन्होंने इंडिया, ब्राजील, केन्या जैसी कंट्रीज में अपनी फैक्ट्री सेटअप करी। वहां पर प्रोडक्शन लोकल टेस्ट और उनकी नीड्स के हिसाब से होने लगा। लोकली जो भी सारी फैक्ट्रीज थी वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं थी, वो एक बाटा के लिए कम्युनिटी बिल्ड कर रही थी। उन्होंने ज़्लिन मॉडल को रेप्लिकेट करा। वर्कर्स को हाउस होल्ड, स्कूल और हेल्थ केयर जैसी चीजें ऑफर करी गई। उन्होंने एक बाटा नगर नाम का एक पूरा का पूरा टाउन बना दिया जो कि डेडिकेटेड था शूज को प्रोड्यूस करने के लिए। इस बाटा नगर में हर चीज की फैसिलिटी थी वर्कर्स और उनकी फैमिली के लिए। स्ट्रैटेजी सेम थी, लोगों के साथ कनेक्ट करो और उनकी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करो, वो आपके ब्रांड में इन्वेस्ट करेंगे। पूरे के पूरे वर्ल्ड ने एक और ट्विस्ट देखा, वर्ल्ड वॉर 2। यूरोप में फैक्ट्री सीज हो गई थी और जो भी फैक्ट्रीज चल रही थी उन्हें फोर्स करा गया कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी कंट्री को सपोर्ट करें। पर जैन अपने इतने बड़े ड्रीम को मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने फटाफट से बाटा के हेडक्वार्टर को स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री थी। वॉर के दौरान बाटा ने सिविलियन के शूज के साथ साथ सोल्जर्स के लिए बूट्स भी बनाए। ये सब उस समय की बात थी, पर बाटा आज के समय में तो लगभग गायब ही हो चुका है। टाइम के साथ बाटा के डिजाइन्स आउटडेटेड होने लगे। बाटा स्टक हो चुका था अपने क्लासिक और फंक्शनल फुटवेयर्स पर जो कि स्टाइलिश और ट्रेंडी डिजाइन के साथ compete नहीं कर सकते थे। बाटा ने स्टाइल से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करा जिसकी वजह से बाटा को ओल्ड स्कूल का टैग मिल गया। और यही नहीं, बाटा ने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अपनाने में बहुत देर कर दी और इसी दौरान बाटा के कॉम्पिटिटर्स ने सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप और ई कॉमर्स का भरपूर फायदा उठाया। बाटा अपनी कैजुअल कलेक्शंस को प्रोड्यूस करने में काफी स्लो था, जहां पर बाकी ब्रांड्स की प्रोडक्शन काफी फास्ट थी। इन सब रीजंस की वजह से धीरे धीरे बाटा की सेल्स बहुत कम होती जा रही हैं। अगर बाटा को वापस से लाइमलाइट में आना है तो उन्हें न्यू इनोवेशंस करनी होंगी। तो ये थी पूरी स्टोरी बाटा की। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।